अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट 1 मैथमेटिक्स की जो नई बुक आई है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो कॉन्सेप्ट्स कह लें और एग्जांपल्स हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम आप देख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। दो लफ्ज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिनोमियल का और दूसरा फैक्टर्स का या लीनियर फैक्टर कह लें। अब इन टर्म्स से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, पॉलिनोमियल भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और फैक्टर्स का मतलब भी आपको पता है। ज़रा जल्दी से इनको पहले रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ज़रा हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है बेसिकली किसी बड़ी चीज़ के छोटे पार्ट्स को फैक्टर बोला जाता है। उर्दू में अगर आप इसका लफ्ज़ देखें तो आंसर को कहते हैं। नंबर्स की बात करते हैं पहले, पॉलिनोमियल से पहले। फर्ज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 टाइम्स 3। ये जो 2 और 3 हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके प्रोडक्ट से आपको दोबारा ये नंबर मिल रहा है। तो ये सिंपल सा मतलब है फैक्टर्स का, ठीक है। ये नंबर्स के केस में है, बट हमने जो डिस्कस करने हैं वो पॉलिनोमियल्स के लिए है। खैर, पॉलिनोमियल आपने वैसे पहले भी देखा है, हम इसकी दोबारा डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो आपको एक इक्वेशन कह लें या एक फंक्शन कह सकते हैं नज़र आ रहा है, इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इस शेप का जो मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस होंगी, जो फंक्शंस होंगे, एक्सप्रेशन भी कह लेंगे अगर इक्वालिटी ना हो तो, इन्हें हम पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। पी ऑफ जेड, पी फंक्शन है जेड का। जेड जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात कर रहे हैं तो सारा कुछ कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। जनरल फॉर्म है ये पॉलिनोमियल की। बाकी an-1, a1, a0 ये दरअसल कोफिशिएंट्स हैं। zn का कोफिशिएंट an है, फिर z की पावर n-1 का कोफिशिएंट an-1 है, और इसी तरीके से बाकी भी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, मेंशन भी है यहाँ पर ना, an से लेकर a0 तक ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है। और n जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये जो पावर में आपको नजर आ रहा है, ये नंबर जो आपको पावर में नजर आ रहा है, n-1 हो जाए, n हो जाए, अगली टर्म n-2 होगी, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। इसका मतलब है कि या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो हो सकता है, ठीक है। उसने मेंशन भी किया हुआ बाय द वे, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इज एन इंटीजर, जो कि इसकी डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इस पॉलिनोमियल में जो z की हाईएस्ट पावर होगी वो नंबर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा, ठीक है। बाकी आगे जाएंगे, एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आप इस टर्म से यूज टू हो जाएंगे। अभी के लिए अगर नहीं भी समझ लगी लेट्स से तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। ये देखें, उसने एक एग्जांपल ली है, p1 ऑफ z इज इक्वल टू दिस, 1 - i या अयोटा कह लें मल्टीप्लाई z प्लस 3 अयोटा। तो दरअसल ये इस पॉलिनोमियल का इतना इतना हिस्सा है। अगर मैं सिर्फ इसे कंसिडर करूँ ना, इतने पार्ट को, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, z की पावर मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। 1 - आयोटा मैं पहले ही बता चुका हूँ कोफिशिएंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, रियल भी हो सकते हैं बट इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, नेक्स्ट p2z को देखें ज़रा। इसमें z स्केयर है, उसका कोफिशिएंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर z है, उसका कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स है, फिर ये कांस्टेंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसको कहते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक। नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, लीनियर जब पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जब पावर 2 हो, क्यूबिक कहते हैं जब उसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। एग्जाम्पल उसने ले रखी है यहाँ पर, 2 - अयोटा z³ प्लस 2z स्केयर i, इसी तरीके से +5 + 3i। तो ये एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब ये जो लाइन आगे उसने लिख रखी है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद भी रीड करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। हम इसको देख लेते हैं।
कहना चाह रहा है कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा इनको फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर आप इसके ऑपोजिट रियल पॉलिनोमियल की बात करें तो वो हमेशा फैक्टर नहीं होते रियल के अंदर, बट कॉम्प्लेक्स जो आपका पॉलिनोमियल है वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में हमेशा लिखा जा सकेगा। अब इस बात का मतलब क्या है, आगे आ जाए ज़रा, ये देखिए ज़रा। तो ये आप देख सकते हैं z माइनस Z1 एक लीनियर फैक्टर है, z माइनस Z2 अगेन एक लीनियर फैक्टर है, z माइनस Zn भी एक लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो आपने गिवन पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में लिख लिया। ऐसा ही है, ये एक फंडामेंटल थ्योरम भी है अलजेब्रा का कि कॉम्प्लेक्स जो पॉलिनोमियल है उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में लिखा जा सकता है। और ये जो आपका नंबर Z1 से लेकर Z2 फिर Zn तक नजर आ रहे हैं, ये इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अच्छा जी, जितनी हमने जनरल बातें करनी थी करनी है, अब जरा हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। फर्ज करें, बल्कि उसने खुद से एग्जांपल ली हुई है, P ऑफ Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नजर आ रहा है क्योंकि ये हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि इसके फैक्टर्स बनाएं, लीनियर फैक्टर बनाएं, तो चूंकि 2 पावर है तो 2 फैक्टर बनेंगे। वेरी सिंपल। अब वो कैसे बनाने हैं, इसके लिए अलजेब्रा के बेसिक फार्मूलाज जो है वो आपको याद होने चाहिए। सबसे मेन फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। ये हम ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे यूज़ कर रहे होंगे फैक्टराइज करने के लिए। खैर, z स्क्वायर प्लस 4 पे वापस आते हैं। तो क्या मैं z स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस 1, 4 की जगह मैं लिख देता हूँ लेट्स से 2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है -1 बराबर होता है i स्क्वायर के, आयोटा स्क्वायर के, तो उसकी जगह मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। मुझे दरअसल दरमियान में नेगेटिव चाहिए था, इस वजह से मैंने ये नेगेटिव जनरेट करने के लिए एक और नेगेटिव लगाया, तो ये बनेगा i स्क्वायर 2 स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। और अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा, एक मरतबा माइनस में लिख लें, z प्लस 2i लिख लें पहले, फिर z माइनस 2i लिख लें। तो अब आप देख सकते हैं z की पावर 1 हो गई है, पहले क्या थी 2 थी। अब ये 2 लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा गया है। पूरी एक्सरसाइज में हमने ऑलमोस्ट यही काम करना है। ठीक है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब चलें जरा एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। एक पॉलिनोमियल गिवन है z स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई z माइनस आई। तो ये एक क्वाड्रेटिक आप समझ लें पॉलिनोमियल है। फैक्टर्स बनाने के लिए सिंपली इसमें z को पहले मल्टीप्लाई किया उसने 1 के साथ, फिर i के साथ, फिर z पहली 2 टर्म में से z को फैक्टर आउट कर लिया जिसे हम कॉमन कहते हैं, दूसरी में से उसने माइनस आई को बाहर लिख लिया। तो आप देख सकते हैं ये 2 फिर से सेम हो गई। ठीक है, फिर z प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया, बाकी बचा z और ये वाला माइनस आई। ठीक है, तो ये इसके आप कह सकते हैं कि लीनियर फैक्टर्स हैं। एक इसका फैक्टर होगा +1 और दूसरा होगा i। इस क्वाड्रेटिक के मतलब 1 और i तो बेसिकली +1 नहीं -1 इसका रूट होगा और i इसका रूट होगा, और z प्लस 1 z माइनस आई ओवरऑल इसके लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, z स्क्वायर माइनस 4iz प्लस 12। तो अब आपने मिडल टर्म को ब्रेक करना है बेसिकली, और इसका रूल आई होप कि आप जानते होंगे। इस तरीके से ब्रेक करना है जैसा कि यहाँ पर क्या है -4iz है, मैं सिर्फ -4 लिख रहा हूँ iz भी लिखने के बाद में। तो इसको ब्रेक करने के बहुत तरीके हैं स्प्लिट करने के। आप इसको लिख सकते हैं 4 - 8, आप इसको लिख सकते हैं 5 - क्या लेंगे 9, लिखा जा सकता है, बट हमने पिक कौन सा करना है। उसका तरीकाकार ये है कि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा, तो जो नंबर आपको प्रोडक्ट में मिलेगा इनका प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए। और उसके लिए फिर मुझे लेना पड़ेगा 2 - 6 या -6 + 2 कह लें, एक ही बात है। ठीक है, 2 6 का प्रोडक्ट होता है 12। क्या ख्याल है क्या होगा इसका प्रोडक्ट 12 होगा। तो हमने इसलिए इसको -6 और +2 ले लिया। साथ में एक और काम भी करना है, इस 12 में आपने साथ इसका -1 जनरेट किया
और उसके बाद यहाँ पर -1 की जगह पर आई स्केयर लगा लिया। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि इनके प्रोडक्ट का आंसर में आई स्केयर भी आ रहा है, उस वजह से हमने ये वाला आई स्केयर जनरेट किया खुद से। ठीक है, बहरहाल ये जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीज़ों के साथ यूज टू हो जाएंगे, पता चल जाएगा कब आपको लगाना है कब नहीं लगाना। खैर अभी पहली एग्जांपल है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद -i स्केयर और 12, पहली दो टर्म में से z कॉमन आ रहा है, बाकी बचा z -6i। दूसरी में से 2i कॉमन आ रहा है, बाकी बचा z -6i अगेन। फिर से देख सकते हैं z -6i कॉमन है, फैक्टर आउट करके बाहर लिखें, बाकी बचा z + 2i। तो ये रहे इसके दो लीनियर फैक्टर्स गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। नहीं जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में इंटरेस्टिंगली तीनों टर्म्स में z आ रहा है, तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि z को जरा बाहर निकाल लें। ये उसने किया हुआ है z, बाकी बचेगा z स्केयर प्लस 1 - i z प्लस i। इसको फैक्टर आउट करना आसान है, z को मल्टीप्लाई करेंगे, z प्लस i z आ गया। पहली दो टर्म में से z कॉमन लिया, बाकी बचा z + 1। दूसरी दो में से i कॉमन लिया, बाकी बचा z + 1। z + 1 को फैक्टर आउट किया, बाकी बचा z + i। और ये तीन इसके इस मरतबा लीनियर फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 थी, क्योंकि डिग्री 3 थी। तो जितनी डिग्री होगी उतने उसके प्रोडक्ट मतलब लीनियर फैक्टर बनेंगे। ठीक है, एक है खाली z -0 भी लिख रहे हैं, बहरहाल ये z है खाली, z + 1 और z + i। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को उनके फैक्टर्स बना सकते हैं, लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये हमारी तब हेल्प करता है जब कोई दूसरा मेथड बेसिकली हेल्प नहीं करता रूट फाइंड करने के लिए। इसका नाम है रैशनल रूट थ्योरम। बेसिकली ये रियल पॉलिनोमियल के लिए हम इसको बाज़ात यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कोफिशिएंट्स रियल हों। ठीक है, ये हमें उसके रैशनल रूट्स के बारे में बताता है। It's a mathematical tool used to find all possible rational roots of a polynomial equation with integer coefficients। ये भी ज़रूरी है, कोफिशिएंट उसके इंटीजर होने चाहिए। रियल्स मतलब नॉन इंटीजर के लिए भी ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो कहता क्या है ये थ्योरम? कहता है कि आपके पास फर्ज करें ये एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए। ठीक हो गया। देन इसके जो रैशनल रूट्स होंगे वो p/q की फॉर्म के होंगे। p और q उसने बता दिया क्या है। p इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म a0 और q इज अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट होगा। इन दिस केस इट इज an। तो p फैक्टर होगा कांस्टेंट का, ये जो नंबर पड़ा हुआ है, और q फैक्टर होगा an का। तो जितने भी पॉसिबल बनते हैं आपका रूट उनमें से कोई ना कोई होगा। अगर नहीं समझ लगी तो हम इसको अप्लाई करते हैं। ज़रा ये क्वेश्चन को देखिए ज़रा। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है z3, ठीक है, और इसके साथ है -3z² + z + 5। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट सारे के सारे इंटीजर्स हैं। पहले 1 है, फिर -3 है, फिर 1 है और फिर 5 है। अब हमें नहीं पता अभी इसके रूट, हमारे पास क्या रूट है इसका। ठीक है, 3 रूट होंगे वैसे तो, लेकिन आप अगर फाइंड करना चाहें तो कोई ऐसा सच मेथड एनालिटिकल एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी मदद से हम इसका रूट फाइंड कर सकें। अलबत्ता आप हिट एंड ट्रायल जिसे हम कहते हैं ना, ट्रायल एंड सॉरी मतलब चेक कर सकते हैं 1 बाय 1, कोई नंबर लेके 1 लें, फिर 2 लें, 3 लें, इस तरीके से। लेकिन ये खैर पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिट नंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पर रैशनल रूट थ्योरम हमारी हेल्प करता है। तो इस केस में a0 बता सकते हैं क्या है a0? इट इज 5, कांस्टेंट टर्म 5 है, जबकि z³ का कोफिशिएंट है 1, तो हम इसे a3 बोलेंगे, ये 1 है। अब जितने भी इसके रूट्स होंगे वो p/q की फॉर्म के होंगे, और p/q में p जो है वो फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का। यानी p आपके पास 1 हो सकता है या -1 भी हो सकता है, यही दो फैक्टर होंगे ना इसके 1 के। इसी तरीके से 5 के फैक्टर की अगर हम बात करें यानी q, तो वो आपके पास 5 हो सकता है या -5 हो सकता है। क्या ख्याल है? तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब p/q आपका क्या क्या बन सकता है ज़रा नोट कीजिए।
ये आपके पास बन सकता है, P ओवर Q की बात हो रही है ना, P इज़ अ फैक्टर ऑफ A नॉट, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, सॉरी बिल्कुल उल्टा लिख दिया, P ये होना था, Q ये होना था, ठीक है। P क्योंकि A नोट का फैक्टर है और Q जो है वो A3 का आई मीन AN का फैक्टर होगा, ठीक है। तो P ओवर Q पॉसिबल क्या क्या बन सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये बनेगा 5/1, 5/-1, ऐसे ही है, या बनेगा -5/1, या बनेगा -5/-1। चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये दो बनते हैं, एक बनता है 5 और दूसरा बनता है -5, ठीक है। 5/1 करें या 5 और माइनस करें तो अल्टीमेटली ये दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब आपने इसको चेक करना है, ठीक है। रैशनल रूट्स थ्योरम की मदद से अगर आप इधर रीड भी करें तो पॉसिबल रूट आर +-1 एंड +-5। ओके, तो आपने बेसिकली अब चेक करना है कि इनमें से कौन सा रूट, कौन सा नंबर, बेसिकली अभी रूट तो खैर नहीं कहेंगे, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम जो भूल गए हैं, 5 - 5 के साथ 1 - 1 भी तो आएगा ना। 5 सारी बात है, 5 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, -1 भी कैसे होगा। 5 को लिखा जा सकता है ना, -5 मल्टीप्लाई -1, तो बहरहाल ये सारे फैक्टर्स होंगे इसके फिर। तो इसका मतलब है कि 1/1 भी आएगा, 1/-1 भी आएगा, ठीक है, 1/1, 1/-1, फिर -1/1, -1/-1, ये और पॉसिबिलिटीज ऐड हो गई हैं, तो इसका मतलब है 1 भी होगा, -1 भी होगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 4 बनते हैं, 2 नहीं है। बहरहाल आपने फैक्टर्स करते वक्त थोड़ा ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो अब आपने 1 बाय 1 ये सारे नंबर चेक करने हैं, यानी आपने P(5) फाइंड करना है, P(-5) फाइंड करना है, इसी तरीके से P(1) करेंगे और P(-1) करेंगे। जो जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो रूट बन जाएगा। अब ये काम आपका है, आपने करना है 5 को, -5 को, 1 को और -1 को। मैंने क्या बुक वाले ने किया हुआ है ऑलरेडी, P(-1) और इसका आंसर 0 आया है। दैट मीन्स के -1 इज वन ऑफ द रूट इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है। एक रूट मिल गया, आगे काम आसान है। अब हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन अवेलेबल है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। बहरहाल सिंथेटिक डिवीजन आई थिंक बेस्ट वे है आप फैक्टर इसके बाकी फाइंड करने का। z+1 फैक्टर होगा क्योंकि -1 रूट है, कैसे लिखेंगे, z-1, तो ये बनेगा z+1। बहरहाल सिंथेटिक डिवीजन आपने आई थिंक ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट अगर नहीं भी पढ़ी तो हम इसको देख लेते हैं। डिवाइड करने का ही एक तरीका कह लीजिए। तो -1 एक फैक्टर मिल गया, उसको ऊपर रखें। ये जो फर्स्ट रो है ये बेसिकली हमारे पॉलिनोमियल के तमाम कोफिशिएंट्स हैं, आप देख भी सकते हैं, 1 है, फिर -3 है, फिर z का कोफिशिएंट 1 है और फिर 5 है। आपने कैसे शुरू करना है, इस 1 को नीचे उतारना है ऐसे ही, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं और इस नंबर को यहाँ -3 के नीचे रख दें, फिर इनको ऐड करें, -4 आ गया, फिर -1 को -4 से मल्टीप्लाई कराएं, +4 बनेगा, ये ऊपर रख दिया, फिर इनको ऐड करेंगे, ये 5 आ गया, फिर -1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -5, ऐसे ही है ना। इनको ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, हमेशा 0 आना चाहिए, और ये रिमाइंडर होता है बेसिकली, मैं लिख भी देता हूँ, ये आपके पास होगा रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो z+1 था, गिवन पॉलिनोमियल को या गिवन क्यूबिक इक्वेशन को पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो नंबर आपको मिले हैं 1, -4 और 5, ये बाकी के कोफिशिएंट्स हैं, आपने नीचे लिख भी लिया, z² आ गया, फिर -4z आ गया, फिर 5 आ गया। तो गिवन क्यूबिक इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, वापस आ जाएगा, फैक्टराइज करना है। अभी भी ये फैक्टर नहीं हुआ कम्प्लीटली, क्यों, क्योंकि z² -4z + 5 को भी तो फैक्टर आउट करना है ना लीनियर्स में। इसका तरीकाकार बिल्कुल आसान है, आप चाहें तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है मिडिल टर्म ब्रेक करके वो यूज़ कर लें, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, सिंपल है। क्या होता है ये, -b + -√b² -4ac/2a किया होगा आपने ऑलरेडी।
तो b बहरहाल यहाँ पर -4 होगा, a 1 होगा, c 5 होगा। वैल्यूज लगाएं, सोल्व करें तो ये नंबर आ रहा है, बल्कि 2 से डिवाइड करने के बाद ये दो नंबर्स आ रहे हैं, 2 और 2 + 2i और 2 - 2i। दो फैक्टर्स ये हो गए, एक फैक्टर हमने ऑलरेडी ये देख लिया था -1, तो ये टोटल 3 फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम अपने गिवन क्यूबिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? z माइनस, इसको आप कह लें z1 लेट्स से, फिर z माइनस z2, उसके बाद ये आपके पास z+1 उसने डायरेक्ट लिख दिया है, तो बहरहाल ये z3 होगा। ठीक है, तो यूं आप इनके फैक्टर्स बना सकते हैं। z माइनस एक रूट आ गया, फिर z माइनस एक रूट, फिर z माइनस एक रूट आ गया। तो सोल्व करने के बाद उसने ये फैक्टर्स बनाए हैं जी, z+1, z -2 -i, माइनस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आगे भी z -2 +i। तो ये 3 इसके लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब ये समझ आ चुकी होगी आपको। बहरहाल एक और मेथड भी होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और उसके बाद उसके जो बेसिकली इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिखना है। तो जो गिवन इक्वेशन है दैट इज 2z² - 12z + 50 = 0। ये ऑलरेडी आपने सीख रखा है पिछली क्लासेस में, रिवाइज कर रहे हैं हम। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा, आपने z² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। कैसे बनेगा? इसका जो कोफिशिएंट है उससे आप थ्रू आउट डिवाइड कर दें। इस केस में 2 है ना, 2 से डिवाइड करें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनेगा z² - 6z, 2 से डिवाइड करने के बाद +50 = 0। अब ये जो z वाली टर्म है, जैसे 6z है, इसको आपने 2 टाइम्स लिखना है। 2 टाइम्स से मेरी मुराद ये है कि इसको तोड़ के 2 × समथिंग लिखना है, और इसमें होगा 2 × 3, बल्कि 3 को मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं z लिखता हूँ फिर 3 लिखता हूँ। ऐसा क्योंकि यह बता देता हूँ। अभी के लिए आप देखें कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से -6z आ जाएगा, प्लस ये जो 3 है ना, z और 2 के साथ जो 3 है, इसका स्क्वायर ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, सिंपल। साथ में 25 वैसे ही आ गया, = 0। अब ये जो इतनी चीज़ है, ये बेसिकली बन रहा है आपके पास z -3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आई होप कि आप जानते होंगे, ओपन करें तो यही चीज़ बनेगी, इसलिए मैंने z पहले लिखा था। बाद में लिखने कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ अलाइन हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, इसके बाद ये -9 होगा, प्लस का बनेगा 25 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। 25 - 9 है ना, तो 16 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, या 16 माइनस करें तो ये बनेगा बराबर है -16 के। और अब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बनेगा z -3, दूसरी तरफ आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट में -16 आ जाएगा। प्लस माइनस वैसे ही रहने दें। स्क्वायर रूट का बेसिकली ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, ब्रेक करके, स्क्वायर रूट 16 × स्क्वायर रूट -1। 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं, दिस इज 4, और -1 का स्क्वायर रूट i होता है, दिस इज z -3। 3 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, या आप यूं कह लें कि 3 ऐड करें, तो ये बनेगा 3 ± 4i। तो ये दो नंबर्स हैं दरअसल, 3 + 4i और दूसरा है 3 - 4i। अब आप अपने गिवन जो पोलिनोमियल है 2z² - 12z + 50, कैसे लिखेंगे इसको? -12z + 50, इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, दरअसल हमने जो रूट फाइंड किए हैं वो इस इक्वेशन के हैं, z² - 6z + 25। ठीक है, ये हमारे पास कैसे मिली थी? जब हमने 2 से डिवाइड किया था, तो एक एक्स्ट्रा 2 हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे ना, कुछ इस तरह से। खैर, उसके बाद z माइनस कोई भी रूट लिख लें, पहले मैं 3 + 4i मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ, फिर से z माइनस दूसरा रूट लिख लें 3 - 4i।
मज़ीद माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो अल्टीमेटली ये बनेगा z -3 - 4i, जबकि दूसरा बनेगा z -3 + 4i। तो लीजिए जी, ये आपने सीखा कि कैसे कंप्लीटिंग स्केयर को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फैक्टर को, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आप प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक भी मिलेगा जो क्लिक करके आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।